तो मेरे को यूपीएससी के बारे में इतना पता भी नहीं था। मेरे को न सिलेबस के बारे में पता था मेरे को, न स्ट्रेटेजी के बारे में पता था। तो हमारे सर ने बोला था, एक आप कोचिंग कर लो, आपको सिलेबस के बारे में पता चल जाए, आपको क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में पता चल जाएगा। तो स्टूडेंट हर टाइप के होते हैं, अफसर भी यहीं से निकलते हैं और लॉफर भी यहीं से निकलते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका फ्रेंड सर्कल कैसे चूज करते हो। ओके, अभी इससे पहले जो प्रीलिम्स आपने दिया और अभी अब आप देने वाले हो, तो इसमें क्या आपने चेंजेस किए और क्या पिछली बार छूट गया था? क्या लगता है आपको कि यार ये चीज़ मेरे से रह गई, शायद इसलिए मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ? अब इस आगे आने वाले प्रीलिम्स में क्या चेंजेस आपने अपनी स्ट्रेटजी में किए? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको यूसीएससी मतलब अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप के बारे में बता देता हूं। ये इंडिया का बिगेस्ट प्रीलिम्स बेस्ड नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट है। ये 27 मार्च को अनअकैडमी पर होने जा रहा है। इसमें आप 15 करोड़ वर्थ के स्कॉलरशिप एंड प्राइजेस जीत सकते हैं और साथ ही साथ टॉप रैंकर्स के पास मौका है आईएएस ऑफिसर एंड यूपीएससी टॉपर किरण बेदी से मेंटरशिप लेने का। तो फटाफट जाएँ, लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, जाकर इनरोल करें और अगले 7 दिन तक हर दिन आपके पास मौका है 1 लाख रुपये वर्थ के अमेजन वाउचर जीतने का। तो इस मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाएं और अपनी तैयारी को देखें, आपकी तैयारी किस लेवल तक चल रही है। इस टेस्ट को ज़रूर अटेम्प्ट करें। एक बार फिर याद दिला देता हूं, 27 मार्च को इंडिया का बिगेस्ट प्रीलिम्स बेस्ड स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है। वीडियो कंप्लीट देखने के बाद लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, लिंक पर जाएं और क्लिक करें, अपने आप को इनरोल करें और इस टेस्ट को ज़रूर अटेम्प्ट करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटिवेशन फैक्ट्री, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी ऑफ रियल एस्पिरेंट्स। दोस्तों, अभी मैं बैठा हूं वजीराबाद में, ये मुखर्जी नगर के पास में ही पड़ता है और आज हमारे साथ हैं दिनेश पटेल भाई। और इन्होंने जेआरएफ में फर्स्ट अटैम्प्ट में 98.03 परसेंटाइल हासिल किए हैं। तो इनके जेआरएफ के बारे में भी बात करेंगे और ये यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 3 साल हो गए। तो उस यूपीएससी की जर्नी को भी जानेंगे, किस तरीके से तैयारी करते हैं, क्या इनकी स्ट्रेटजी रहती है और क्या टाइम टेबल फॉलो करते हैं, कहाँ पर कोचिंग लिया है, तमाम प्रकार की जो बातें हैं वो सारी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना। आप लोगों के जो भी क्वेरीज होते हैं आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दिनेश भाई, स्वागत है आपका मोटिवेशन फैक्ट्री। थैंक यू सर। आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, आप कहाँ से हैं और आपकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई कहाँ पर हुई? मेरा नाम दिनेश पटेल है। मेरा गांव अटपड़ा जो सोजा सिटी तहसील में आता है और डिस्ट्रिक्ट पाली लगती है मेरी। और मैंने फर्स्ट से लेकर 10th तक मैंने गांव में ही पढ़ाई की थी गवर्नमेंट स्कूल में। और उसके बाद मैंने 11th और 12th मैंने जोधपुर से की थी अपेक्स स्कूल से। और फिर मैंने ग्रेजुएशन मैंने बीएससी किया था, वो जैन एंड व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर से किया था मैंने। और उसके बाद मैं फिर सिविल सर्विस की तैयारी के लिए मैं जोधपुर आ गया था। और पिछले 3 साल से मैं ये यूपीएससी कर रहा हूँ और मैंने एक अटैम्प्ट दिया था। और फिर मैंने 2 साल, अभी 2020 में मैंने एमए स्टार्ट की थी मैंने। और अभी मेरे फाइनल ईयर के एग्ज़ाम बाकी है, उससे पहले मेरा जेआरएफ हो गया फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर। ये जेआरएफ के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए, क्या है जेआरएफ, क्या होता है और क्या चीज़ इससे होती है? जेआरएफ का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ये यूजीसी करवाती है, जो साल में 2 बार होता है, बट अब की बार ये लगभग 16 से 17 महीने बाद हुआ था कोविड की वजह से। इसके अंदर क्या होता है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए अब एलिजिबल होने के बाद आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए एडमिशन लेते हो तो आपको यूजीसी फेलोशिप देती है। जो पहले 2 साल के लिए तो आपको जेआरएफ होती है और उसके बाद आपकी जेआरएफ कन्वर्ट होकर एसआरएफ में हो जाती है, जो लगभग जेआरएफ अभी 35 से 40 हज़ार चल रही है। और 2 साल बाद ये आपकी लगभग 50 हज़ार से अबो हो जाएगी, जो पूरे 5 साल के लिए देती है यूजीसी। ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, हाँ, कुछ ऐसा मान सकते हैं? स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। ओके, तो आप अपने अभी यूपीएससी की तैयारी के बारे में बात कर लेते हैं। यूपीएससी की तैयारी आपने कब स्टार्ट करी और शुरुआती रिसोर्सेज क्या रहे, कोचिंग कहाँ पर किया है, थोड़ा शुरुआत से बताइए। मैंने यूपीएससी की तैयारी मैंने सितंबर 2018 से स्टार्ट की थी मैंने। और कोचिंग के लिए तो मेरे को सर ने गाइड किया था, उन्होंने रिसर्च करके मेरे को बताया था कि दृष्टि अच्छी कोचिंग है। तो मैंने 2018 में एडमिशन लिया था मैंने। और शुरू में तो हमारा साइंस का बैकग्राउंड था तो हमने एनसीईआरटी पर भी फोकस किया था। हमने एनसीईआरटी पढ़ी थी और टाइम टू टाइम हमने क्लास अटेंड की थी और टाइम टू टाइम हमने टेस्ट भी देते रहे थे, जिससे हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर थोड़ा बहुत कम रह गया हमारा स्कोर। तो अब की बार सोच रहे अच्छी मेहनत कर रहे हैं कि अब की बार हो जाएगा हमारा। ओके, और आप हिंदी मीडियम से होंगे, राइट? हाँ, आपका ऑप्शनल क्या सब्जेक्ट है? मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी सब्जेक्ट है। तो ज्योग्राफी ऑप्शनल के बारे में थोड़ा बताइए, कैसे आपने डिसाइड किया, क्या इसके पैरामीटर्स होते हैं ऑप्शनल चूज़ करने के? ज्योग्राफी को देखो, पैरामीटर आप जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आए ना वही आप सब्जेक्ट लो। दूसरे बोलते हैं कि ये सब्जेक्ट स्कोरिंग होता है, वो सब्जेक्ट स्कोरिंग होता है। स्कोरिंग होता है बट आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं तो स्कोरिंग कैसे होगा आपका?
हर सब्जेक्ट के अंदर टॉपर बनते हैं। जो आपको सब्जेक्ट अच्छा लगे वही आपका ऑप्शनल होना चाहिए। मेरे को ज्योग्राफी अच्छा लगा, थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट भी है, और दृष्टि के अंदर ही मिल गया था मेरे को ऑप्शनल के लिए कोचिंग, तो बहुत अच्छा लगा था। जिससे आपको ऑप्शनल ज्योग्राफी लेने से मेरे को फर्स्ट पेपर और थर्ड पेपर में भी बहुत हेल्प मिली थी। और पीटी के अंदर भी बहुत सारा पोर्शन होता है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी का भी होता है, जिससे मेरे पीटी के अंदर भी काफ़ी रोल होगा इसका ज्योग्राफी का। ओके, ऑप्शनल आपका ज्योग्राफी है और अभी आपको 3 साल हो गए राइट तैयारी करते हुए। तो अभी आपने क्या क्या चीज़ें ख़त्म कर दी और आपका सीरियस अटेम्प्ट कब होने वाला है? मेरा सीरियस अटेम्प्ट इस बार होने वाला है। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट उस टाइम हमारी कोचिंग भी चल रही थी, लगभग कोर्स होने के बाद में कम से कम 1 साल तो लगता ही है वापस सेल्फ करने में, एकदम स्ट्रॉन्ग करने में। और कोचिंग के साथ साथ भी अच्छा चल रहा था हमारा, तो इस बार सीरियस अटेम्प्ट दे रहा है। ओके, आपने दृष्टि से कोचिंग लिया हुआ है तो अभी जैसे पहले तो बोलते थे, बहुत सारे टॉपर्स भी बोलते थे कि कोचिंग लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अभी एक ट्रेंड चालू हो गया है कि बहुत सारे टॉपर सजेस्ट कर रहे हैं, या फिर किसी टीचर से भी अगर ऐसे जाके बोलो तो वो भी बोलता है ऑफ कैमरा कि यार कोचिंग लेना इतना कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, अभी यूट्यूब से आप कर सकते हो, टेलीग्राम से कर सकते हो। तो आपको क्या लगता है, आपको कोचिंग ने कितना हेल्प किया, और अभी जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या सजेस्ट करना चाहोगे आप? देखो, कोचिंग ले या ना ले आपके लिए ऑप्शनल है। मेरे को यूपीएससी के बारे में इतना पता भी नहीं था, मेरे को न सिलेबस के बारे में पता था मेरे को, न स्ट्रेटेजी के बारे में पता था। तो हमारे सर ने बोला था एक आप कोचिंग कर लो, आपको सिलेबस के बारे में पता चल जाए, आपको क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में पता चल जाएगा। और मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ था। और जो बच्चे जिसको पहले से ही पता है, आप यूट्यूब से देख चुके हो, अगर सब आपको पहले स्ट्रेटेजी के बारे में पता है, तो आप कोचिंग ले या ना ले आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो अभी आपकी किस तरीके से स्ट्रेटजी है, आप किस तरीके से अपना टाइम टेबल रूटीन आपका क्या रहता है? सर रूटीन है, मैं जल्दी सोता हूँ, रात को 10-11 बजे सो जाता हूँ मैं। और सुबह रूटीन होती है, मैं 4 बजे उठ जाता हूँ, 4 साढ़े 4 बजे तक उठ जाता हूँ। और मेरा मेरा होता है कि स्ट्रेटेजी कि मेरे 12 बजे तक मेरे को 5 घंटे पढ़ना होता है मेरे को। फिर 12 बजे के बाद मेरा खाना पीना होता है, और फिर मैं 2-3 बजे तक थोड़ा रेस्ट वगैरह कर लेता हूँ। और 3 बजे के बाद मैं रात के 10 बजे तक 4-5 घंटा और पढ़ लेता हूँ मैं। थोड़ा स्ट्रेटजी पर थोड़ा फोकस करिए, डिटेल में थोड़ा बताइए, सब्जेक्ट वाइज आपने डिसाइड कर रखा है कि ये सब्जेक्ट इस टाइम पे पढ़ेंगे, या फिर किस तरीके से आप मैनेज करते हो अपनी स्टडी को? सब्जेक्ट वाइज जैसे मैं दिन में 8 से 9 घंटा पढ़ता हूँ मैं, जिसमें 3-3 घंटे 2 सब्जेक्ट लेके चलता हूँ मैं। जैसे अभी मेरा हिस्ट्री चल रहा है और ज्योग्राफी चल रहा है, 3 घंटे हिस्ट्री पढ़ता हूँ, 3 घंटे ज्योग्राफी पढ़ता हूँ मैं। और उसके अलावा मैं रात 2 घंटे में रिवाइज के लिए निकालता हूँ डेली का, कि जो पहले पढ़ रखा है उसको रिवाइज करता हूँ। और 1 से 1.5 घंटा मैं करंट अफेयर्स पढ़ता हूँ मैं डेली। ये करंट अफेयर्स का रोल बहुत होता है एग्जाम के अंदर, तो करंट अफेयर्स को कैसे मैनेज करते हो आप? न्यूज़पेपर पढ़ते हो या फिर कहीं यूट्यूब से देखते हो, और इसके नोट्स किस तरीके से बनाते हो? क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, उनसे मेरी बात हुई लगातार होती रहती है, तो वो बोलते हैं कि यार करंट अफेयर्स के जब नोट्स बनाने बैठते हैं तो यूट्यूब से देखें या फिर न्यूज़पेपर, तो वो नोट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है कौन सी चीज़ कैसे सेलेक्ट करनी है। तो आप किस तरीके से ये चीज़ मैनेज करते हो? देखो, अब करंट अफेयर्स के लिए लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, फिर उसमें से अंडरलाइन लगाते हैं, फिर उसको अपनी बुक्स में लिखते हैं, फिर नोट्स बनाते हैं। इससे का काफ़ी टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। इससे आप कोई एक मैगज़ीन फॉलो करो, कोई भी हो सकती है, चाहे विजन की करो, दृष्टि की करो, ओनली आईज की करो, एक मैगज़ीन फॉलो करो। क्योंकि जो मैगज़ीन बनाते हैं वो बहुत एक्सपर्ट बनाता है, उसकी 15-20 लोगों की टीम होती है, उनको पता होती है ट्रेंड कैसा चल, उसके हिसाब से वो क्वेश्चन बनाता है। और एक आध कोई आप चैनल फॉलो कर लो करंट अफेयर्स के लिए, लिमिटेड सोर्स रखो, एक कोई चैनल फॉलो कर लो और एक आध मैगजीन फॉलो कर लो, बस उसी को पढ़ते रहो आप। ओके, अगर सिर्फ प्रीलिम्स की बात करी जाए, मेंस पर अगर ना जाते हुए सिर्फ प्रीलिम्स पर फोकस किया जाए, तो प्रीलिम्स के लिए किस तरीके से तैयारी आपने पहले करी और अभी किस तरीके से कर रहे हो, और क्या क्या सोर्स और बुक्स फॉलो कर रहे हो आप? सर सोर्स की बात करो तो एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है आपको। और एनसीईआरटी के अलावा आप एक कोई ऑथेंटिक बुक ले लो आप। और ऑथेंटिक बुक फॉर एग्जांपल, आप जैसे हिस्ट्री करनी है आपको, तो हिस्ट्री के लिए आप एंसेंट के लिए आप रामचरण शर्मा को ले लो, मिडेवल के लिए सतीश चंद्र को ले लो, और मॉडर्न के लिए विपिन चंद्रा को ले लो। ये आपकी होने के बाद आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। जैसे विजन की हो गई, आपकी दृष्टि की हो गई, ओनली है इसकी 2-3 टेस्ट सीरीज लगा लो आप। इससे क्या होगा, और एक दृष्टि की भी आती है प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज करके, उसमें 2 से 2,500 क्वेश्चन है, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, अभी इससे पहले जो प्रीलिम्स आपने दिया और अभी अब आप देने वाले हो, तो इसमें क्या आपने चेंजेस किए, और क्या पिछली बार छूट गया था? क्या लगता है आपको कि यार ये चीज़ मेरे से रह गई, शायद इसलिए मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ? अब इस आगे आने वाले प्रीलिम्स में क्या चेंजेस आपने अपनी स्ट्रेटजी में किए? मेरे को ड्रॉबैक, मैंने पिछली बार मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं किया पाया था। मैं उस टाइम लॉकडाउन था, तो मैं घर चले गए थे, वहाँ इतना मटेरियल नहीं मिल पाया था। तो मेरा यही था कि मैंने प्रैक्टिस नहीं कर पाया था क्वेश्चन आंसर की ज़्यादा, ये मेरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा था।
आप अभी यूपीएससी की तैयारी में एक गाइडेंस का बहुत बड़ा रोल होता है, तो अभी आप कोचिंग आपकी कंप्लीट हो गई है, लेकिन फिर भी एक गाइडेंस और मोटिवेशन होना जरूरी है लाइफ के अंदर। तो वो आप किससे आप मोटिवेशन लेते हो? आपके फैमिली में, थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आप बताओ। फैमिली बैकग्राउंड, मेरे पापा खेती भी करते हैं और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम भी करते हैं। तो मेरे को मोटिवेशन मेरे फैमिली वालों से मिलता है, क्योंकि मेरे पापा ने बहुत स्ट्रगल करके हमने सब भाई बहनों को पढ़ा रहे हैं। मेरा मोटिवेशन का सोर्स मेरे पेरेंट्स है, और मेरे टीचर का भी बहुत हेल्पफुल है। और मेरे गांव वाले मेरे ऊपर बहुत बिलीव करते हैं, उनका भी बहुत मोटिव है मेरे का। ओके, तो अभी मैं ये जानना चाहूँगा कि यूपीएससी की तैयारी करने आ तो जाते हैं वहाँ से जो एस्पिरेंट्स हैं, लेकिन वो जुनून जो 10 दिन या 15 दिन रहता है, उसके बाद धीरे धीरे वो डाउन होने लगता है। तो आपके अंदर ऐसा, मतलब आप किस तरीके से अपने मोटिवेशन को बरकरार रखते हो, कि ऐसा क्या सोचते हो? जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, मैं रियल में अगर बात करूँ तो गाड़ी, बंगला और जैसे आईपीएस एंट्री, आईएएस एंट्री, ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं। तो कहीं ना कहीं वो ख्याल आपके मन में भी आते होंगे, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, किस तरीके से सोचते हो? अगर आप आईएएस बन जाते हो तो आपकी लाइफ किस तरीके से चेंज हो जाएगी? देखो, मोटिवेशन के लिए आपको पहले इंटरनल मोटिवेट होना पड़ेगा, बाहर से आप ज़्यादा दिन तक मोटिवेट नहीं रह सकते। मैं मोटिवेट रहने के लिए मैं नॉवेल्स भी पढ़ता हूँ, मैं आपको अभी दिखा दूंगा नॉवेल्स कौन से पढ़ता हूँ मैं। और इसके अलावा मैं मेरे टीचर से भी डेली कांटेक्ट में रहता हूँ, उनसे बात करता हूँ कि सर मैंने आज ये पढ़ा, आगे कैसे करूँ मैं। तो उनसे सर से कांटेक्ट में रहता हूँ, तो मेरे जिससे मोटिवेशन बना रहता है। और घर वालों से मैं बात करता रहता हूँ, तो घर वाले मेरे को मोटिवेट करते रहते हैं। अभी आप वजीराबाद में रहते हो, ये वजीराबाद का एरिया है, मैं आपको बता दूं तो मुखरी नगर से थोड़ा ये डिस्टेंस पर है, 4-5, हाँ 4 किलोमीटर अराउंड होगा। तो यहाँ पर कुछ सस्ते रूम्स मिल जाते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बजट के बारे में आप बताइए, क्योंकि जो एस्पिरेंट्स वहाँ से आते हैं अगर इंक्वायरी करते हैं तो अपना बजट देख के उनका मन हिल जाता है कि यार वहाँ पे 15,000 20,000 रुपये महीने के खर्च करने पड़ेंगे, और फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी है नहीं, फिर कोचिंग का भी है 1.5-2 लाख रुपए वो भी देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर ऐसा बताइए कि बजट कितना हो जाता है, और ऐसे कौन से रास्ते हैं जहाँ जो फाइनेंशियल इतने स्ट्रांग नहीं है वो यहाँ पर रह के अपना गुजारा कर सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। देखो, ये वजीराबाद में रूम आपको अच्छे से अच्छा रूम मिल जाएगा, 4 से 5 है, बहुत अच्छा रूम मिल जाएगा आपको। सिंगल पर्सन के लिए बहुत अच्छा रूम विथ अटैच वॉशरूम वगैरह, वाईफाई वगैरह सब मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ रह रहा हूँ इस रूम में, मेरा रूम सिंगल है। सिंगल रूम के अंदर मेरा बेड वगैरह अलमीरा सब दे रखी है इसमें, वॉशरूम भी अटैच है, और वाईफाई भी लगा हुआ है हमारा। और साफ़ सफाई के लिए रोज़ आते हैं, हाइजेनिक एकदम। तो मुश्किल से यहाँ पर आप 6 7 से 8 हज़ार में आपका महीना आराम से निकल जाएगा। और ऐसी सुविधा आप मुखर्जी नगर या नेहरू विहार में जाएंगे, आपको 15,000 से 16,000 पड़ेगा आपका। तो मतलब वहाँ से आपका आधी रेट के अंदर यहाँ आपका खर्चा हो जाएगा, आराम से चल जाएगा खर्चा आपका। ओके, अभी एक बात बताइए, आपने अभी बोला था कि 9 से 8, 8 से 9 घंटे आप पढ़ते हो डेली का, तो सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई तो होती नहीं है 24 घंटे, और अदर एक्टिविटीज़ भी करते होगे, तो वो क्या साइड एक्टिविटीज़ हैं आपकी? साइड एक्टिविटी के लिए अभी हमने जिम ज्वाइन कर रखा है। एक एक 1.5 घंटा सुबह जिम चले जाते हैं, जिससे शरीर एक्टिव रहता, आलस नहीं आता दिन के अंदर। और शाम को पढ़ आधा आधा 1 घंटा हम थोड़ा घूम के आ जाते हैं, पार्क वगैरह मार्केट वगैरह घूम के आ जाता है, जिससे क्या बाहर का माहौल भी देख लेते हैं और अच्छा भी फील होता है। सारा दिन बैठ के आप रूम में नहीं पढ़ सकते, अब बैठ के पढ़ोगे तो आपका सर भारी रहेगा। इसलिए बाहर की फील्ड की एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जैसा कि बताते हैं एक माहौल है, इसीलिए ज़्यादा बच्चे यहाँ पर आते हैं तैयारी करने, लेकिन उस माहौल के साथ साथ देखा जाए तो यहाँ पर दोस्ती यारी बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि सारे अपने घर से दूर हैं, तो एक दूसरे से जल्दी अटैचमेंट उनकी हो जाती है। तो वो फ्रेंड सर्कल कहीं ना कहीं हेल्प भी करता है, ऐसी बात नहीं है, ग्रुप स्टडी होती है, सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको क्या लगता है कि दोस्ती यहाँ पर कितना साथ देती है, और उसमें आप, मतलब दोस्ती बिगाड़ने में भी बहुत ज़्यादा काम करती है? क्योंकि यहाँ पर मैंने माहौल देखा है, दोनों पक्ष हैं यहाँ पर, तैयारी करने वाले भी हैं और घूमने वाले भी हैं, जो रईस माँ बाप के औलाद हैं, मैं सीधा बोलना चाहूँगा। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए आप। देखो, स्टूडेंट हर टाइप के होते हैं, अफसर भी यहीं से निकलते हैं और लॉफर भी यहीं से निकलते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका फ्रेंड सर्कल कैसे चूज़ करते हो, क्योंकि फ्रेंड सर्कल आपको चूज़ करना पड़ेगा। मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत अच्छे दोस्त हैं। और जैसे मेरे फ्रेंड सर्कल में हो गए, मेरे गर्ल्स फ्रेंड भी है, बॉयज़ भी है। जिससे हमारे जैसे लाइब्रेरी में भी थे मेरे दोस्त, कोचिंग में भी थे। जैसे दोस्तों की बात करूँ तो हिमांशु भैया हो गए, मेरे पड़ोस में विकास हो गया। और मेरे फ्रेंड में जैसे दिव्या निवासन हो गई, कीर्ति मिश्रा हो गई। जिससे हमारा फ्रेंड सर्कल है, हमारा ग्रुप डिस्कशन भी होता रहता है। कभी घूमने वगैरह बाहर भी जाते हैं हम, मंदिर वगैरह गुरुद्वारे चले जाते हैं। इससे माइंड फ्रेश भी रहता है हमारा। इसलिए फ्रेंड सर्कल आपको बहुत बहुत रोल निभाएगा आपकी सफलता के अंदर। इसलिए फ्रेंड सर्कल हमेशा सोच समझ के चूज कीजिए आप।
ओके, अभी आपको ऐसा जैसे यहाँ पर काफ़ी दिन हो जाते हैं रहते, और फिर घर की याद भी कभी आती होगी। जैसे मैं भी अगर अपने घर से दूर हूँ, यूट्यूब का काम कर रहा हूँ, तो मुझे भी घर की याद कभी ना कभी आ ही जाती है। तो उस सिचुएशन में आप कैसे हैंडल करते हो उस सिचुएशन को? सर मेरे को घर से बाहर आते हुए कम से कम 8-9 साल हो गए मेरे को। जब शुरू शुरू में जब घर से बाहर आता तब याद आती थी, अब इतना फील नहीं होता मेरे को ज़्यादा। चला जाता हूँ 5-6 महीने में जाता हूँ एक आध बार। अब जैसे अभी लास्ट टाइम दीपावली पे गए, तब होली पे घर पे जाएंगे, मतलब इतना मेरे को फील नहीं होता है। घर पे आजकल वीडियो कॉल पे बात हो जाती है, लगता है कि हम पास में ही बैठे हैं, तो इतना ज़्यादा फील नहीं होता अब। ओके, अभी हमने प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी की बात करी थी, तो वो क्वेश्चन छूट गया था। अभी थोड़ा मेंस के बारे में बताइए, मेंस पर आपका कैसे फोकस है और मेंस की तैयारी किस तरीके से चल रही है आपकी? सर मेंस के लिए अभी तो पीटी के लिए हमारे सिर्फ 3 महीने बचे, अब तो पूरी तरीके से हम पीटी में लगे हुए हैं। उससे पहले मेंस के हमने ऑप्शनल तैयार कर रखा है, फोर्थ पेपर एथिक्स का वो भी हमने तैयार कर रखा है, और आंसर राइटिंग कर रखी है। अब हम मतलब फरवरी से हम पीटी में लगे हुए, 3-4 में आराम से पीटी की करेंगे। और मेंस के लिए हमको 3 महीने और मिल जाएगा, उसके उसके अंदर और पढ़ लेंगे हम। ओके, तो मन कैसे गवाही दे रहा है, मन से आ रहा है निकल के कि इस बार हम मेंस में बैठने वाले हैं और इंटरव्यू भी करेंगे और शायद आईएएस बन जाएं? हाँ आता है, दिन में आता है, कभी कभी नेगेटिविटी भी आती है, ह्यूमन है, आ जाते हैं। हाँ बट हो जाएगा, इस बार अच्छी प्रिपरेशन चल रही है हमारी। ओके, थैंक यू सो मच दिनेश जी, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके जो भी क्वेरीज होते हैं, हर बार बोलता हूँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।